दोस्तों ये कुछ एडिट करके मैं पहले से आर्टिकल से पहले कुछ डाल रहा हूँ। आगे जो आर्टिकल डिस्कस होने वाला है उसमें एक वर्ड को बार बार गलत बोलूँगा मैं। मॉडरेशन वर्ड मुझे बोलना होगा, लेकिन मॉडरेशन की जगह मैं मॉडर्न वर्ड बार बार बोलूँगा। तो पहले से मैंने एडिट करके ये आपको बता दिया कि सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन बार बार इसे मैं गलत बोलूँगा, मॉडरेशन की जगह मॉडर्न वर्ड बोलूँगा। तो सॉरी आपको परेशानी हुई उसके लिए। Good morning. Today is 30th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, सीबीएसई ने +2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, लेकिन रिजल्ट्स डिक्लेयर करने से पहले मॉडर्न पॉलिसी को लेकर काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। तो जानने की कोशिश करेंगे सीबीएसई की मॉडर्न पॉलिसी है क्या, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड। तो विस्तार से इस आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, हमारे देश गुजरात में जीका वायरस के 3 केसेस सामने आए, जो कि काफी चिंतनीय विषय है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंतनीय विषय यह है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने 5 महीनों तक ये केसेस छुपा के रखे। तो उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस आर्टिकल से। बीच का जो आर्टिकल है ये ह्यूमन शील्ड के ऊपर में है। कश्मीर में मेजर गगोई के द्वारा ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया गया था। ऑलरेडी हमने काफी कुछ इस मुद्दे पर डिस्कस किया है, लेकिन सिर्फ 2-3 पॉइंट्स मैंने इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए जो नए हैं। बाकी पूरे आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अलग हैं, जो नए पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। ट्रिपल तलाक पे हमने जरूरत से ज्यादा डिस्कशन कर ली है और कुछ भी नया नहीं है इस आर्टिकल में, तो इस पे हम नहीं डिस्कशन करेंगे। यहां पे जो आर्टिकल है काफी अच्छा आर्टिकल है। लैंग्वेज के ऊपर में ये आर्टिकल है। 19 मई को लैंग्वेज का इशू हमने विस्तार से डिस्कस किया था और इसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। यहां पे साइड में आर्टिकल्स है, इसमें से भी कुछ नए पॉइंट्स हम निकालेंगे कि नेशनल अकाउंट्स में से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। नीचे जो आर्टिकल है ये बुक के ऊपर में है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। और ये जो आर्टिकल है ये भी ओबामा के ऊपर में है। हालांकि ओबामा आज राष्ट्रपति नहीं है, फिर भी बैराक ओबामा एक प्रकार से लिबरल्स के स्टार है, काफ़ी इज्जत है, काफ़ी पॉपुलैरिटी है उनकी, तो कुछ उनके तारीफ की गई है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीबीएसई से रिलेटेड जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड सबसे पहले देखिए सीबीएसई की मॉडर्न पॉलिसी है क्या। सीबीएसई की मॉडर्न पॉलिसी ये है, जब भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई के अंदर में, कुछ संदिग्ध क्वेश्चंस आते हैं, समझ में नहीं आ पा रहे हैं स्टूडेंट्स को, या फिर कुछ लोग बाउंड्री पे अटक जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बाउंड्री पे अटक जाते हैं, जैसे 40 जो है पासिंग मार्क्स हैं, 38 मिल गए, तो ऐसे स्टूडेंट्स को सीबीएसई ग्रेस मार्क्स अवॉर्ड करती है। कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाते हैं और मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। समझ गए? 3-4 केसेस में या तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए, क्वेश्चंस एम्बिगुअस आए, संदिग्ध आए, समझ नहीं आ पा रहे हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स जो हैं वो बाउंड्री पर अटक गए, तो उन स्टूडेंट्स को एक प्रकार से ग्रेस मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाते हैं। ये है सीबीएसई की मॉडर्न पॉलिसी। अब लेकिन हुआ क्या, सीबीएसई ने देखिए इस साल निर्णय लिया कि वो अपनी मॉडर्न पॉलिसी को समाप्त कर देंगे। यानी एक प्रकार से बच्चों के जो अतिरिक्त मार्क्स वो पहले अवॉर्ड करते थे, तो इस साल से वो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देंगे। तो इस बात को लेकर काफी सारी पिटीशंस फाइल की गई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में। क्यों? क्योंकि देखिए पिटिशनर्स का कहना था कि जो दूसरे स्टेट बोर्ड्स हैं, जैसे तमिलनाडु स्टेट बोर्ड है या फिर वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड है, ये जो रीजनल बोर्ड्स हैं ये तो मॉडरेशन के मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, तो फिर हम तो पीछे रह जाएंगे। सीबीएसई के स्टूडेंट्स का कहना है कि डीयू में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंटेज चाहिए, तो सीबीएसई तो एक्स्ट्रा मार्क्स देगी नहीं, जबकि जो रीजनल बोर्ड्स हैं वो एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, तो हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। दूसरा पिटिशनर ने ये बात कही कि आपने देखिए एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में आपने ये डिसीजन लिया, जो कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ में है। अगर आपको मॉडर्न पॉलिसी समाप्त करनी थी तो आप पहले करते। यानी इस साल तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने ही चाहिए, जिस साल हर साल मिलते हैं। सीबीएसई देखिए ये इसलिए करती है क्योंकि एक तो हर साल आप कह सकते हैं कि रिजल्ट्स को मेंटेन रखने के लिए, सेम डेटा मेंटेन रखने के लिए, या फिर दूसरे बोर्ड्स के साथ में पैरिटी मेंटेन करने के लिए, ये सीबीएसई का मेनली ऑब्जेक्टिव यही रहता है, ताकि जो स्टूडेंट्स पे ज़्यादा बर्डन ना रहे, सबको एक साथ सामान लेके चला जाए। अब एक और बात ये भी है कि 15% तक मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं मॉडर्न पॉलिसी के कारण में। तो ये सब कुछ रीजन्स हैं। अब आर्टिकल में क्या आता है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए आर्टिकल कहता है कि सिर्फ एक ही सिंगल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे हमारा पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो चल रहा है। यानी स्टूडेंट्स की एक प्रकार से दूसरे जो पैरामीटर्स पे है उस पर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर नहीं किया जाता, बस एक ही एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे पूरा एजुकेशनल सिस्टम डिपेंडेंट है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। और ये भी नहीं पता लगता कि मॉडर्न पॉलिसी को जब बढ़ाया जाता है, मॉडर्न पॉलिसी का जब यूज किया जाता है, ये नहीं पता लग पाता कि एक्चुअल स्कोर वास्तव में था कितना स्टूडेंट्स का। ये तो सिर्फ एक अनुमान है ना कि 15% तक इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट्स का, लेकिन किसी का कितना होता है, किसी का ज़्यादा होता होगा, किसी का कम होता होगा इंक्रीज जो होता है मार्क्स में।
तो फिर ये नहीं पता लगता था कि एक्चुअली स्टूडेंट्स के मार्क्स थे कितने और कौन से स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब भी नहीं पता लग पाता। देखिए सीबीएसई का तो फिर भी दूसरा इशू है, यूपीएससी का तो आप सोच के देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है। मॉडरेट पॉलिसी है सीबीएसई की, पता नहीं लग पाता कि कौन से ऑप्शनल को किस बार कितने मार्क्स मिल जाएं। तो कम से कम आपको चेंज करना है तो सीबीएसई के अलावा यूपीएससी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में भी 100% मार्क्स आ रहे हैं। तो क्या दिखाता है ये चीज़ तो अपने आप में ये दिखा रही है ना कि आप टेक्स्ट बुक में से कुछ देख के लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, इवन 100% मार्क्स मिलेंगे। जबकि टीचर ने आपको क्या सिखाया उसका यूज करके आप अपनी इनोवेशन लगा के जो कुछ लिख के आओगे उसके बेस पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। जबकि बस सिर्फ टेक्स्ट बुक में से जो कुछ लिखा है वो लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, जबकि इनोवेशन का कोई स्कोप नहीं रह गया है। अगला जो इशू है देखिए वो है प्राइवेट ट्यूशंस का। आज प्राइवेट ट्यूशंस की डिमांड इतनी ज़्यादा है जिसको सिर्फ अमीर लोग या फिर जिनके पास में रीजनल पैसे हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं, जबकि एक प्रकार से जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट ट्यूशंस उनके मार्क्स इफेक्ट होते हैं, यानी उनके जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं, ऐसा मिथ है। जबकि देखिए बात तो सिर्फ उतनी है ना, स्कूल में अगर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए तो ये ट्यूशन की जरूरत ही ना पड़े। आगे क्या है वे फॉरवर्ड में देखिए एजुकेशन स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2016, इनकी एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि 8वीं क्लास के ऑलमोस्ट 44% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 3 अंकों की अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 100 है, 100 को डिवाइड भी नहीं कर पाते एक सिंगल नंबर से, मान लीजिए 3 से डिवाइड करना है तो 8वीं क्लास के बच्चे 44% बच्चे 100 को 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। इसके अलावा भी आपने सुना होगा काफ़ी बार प्रथम जो एक प्रकार से एनजीओ है उसकी रिपोर्ट्स काफ़ी बार आती है कि 5वीं क्लास का बच्चा 2वीं क्लास की बुक्स नहीं पढ़ पाता। इस प्रकार से जो ये बातें निकल के आती हैं जो अपने एजुकेशन सिस्टम की सही पिक्चर को दर्शाती हैं। फिर आर्टिकल कहता है कि देखिए इनरोलमेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इनरोलमेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको लर्निंग आउटकम पे फोकस करना होगा। आज यही तो मेन दिक्कत है। आप बीटेक ले लीजिए, जब देखिए इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार के स्टूडेंट्स की जिस प्रकार के स्किल्स की आवश्यकता है वो स्किल्स आमतौर पे स्टूडेंट्स में हो नहीं पाती। तो एक प्रकार से इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखिए स्टूडेंट्स तो इंडस्ट्रीज के हिसाब से नहीं स्किल्स लेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन स्टूडेंट्स भी में शुरू से ही इस बात को इनकलकेट किया जाना चाहिए कि वो लर्निंग आउटकम पे ज्यादा फोकस करें, ना कि मार्क्स पे, ना कि डिग्रीज पे। तो ये अपने आप में आज सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि देखिए आज हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक प्रकार से यूटिलाइज करने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की यानी 15 साल से 64 साल के बीच में जो हमारा एज गैप है आज का सबसे ज़्यादा, इसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अगर हम इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं तो एक डिजास्टर हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरत यही है कि आप लर्निंग आउटकम पे फोकस करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े होकर हायर एजुकेशन के बाद में एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, स्टार्टअप्स निकल के आएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते हम तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ना सिर्फ ये एक प्रकार से जो प्राइमरी एजुकेशन या फिर सेकेंडरी एजुकेशन में इस चीज़ की आवश्यकता है, बल्कि हायर एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आप लर्निंग आउटकम पे ध्यान दीजिए, इनोवेशन पे ध्यान दीजिए। और आगे ये पॉइंट आता है कि देखिए जब भी एक प्रकार से सीबीएसई को इस तरह का कोई डिसीजन लेना हो तो सभी स्टेट बोर्ड्स को कंसल्ट करना चाहिए पहले, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ सके। ऐसा ना हो कि जब पिटिशनर्स कहें कि सीबीएसई अलग कुछ कर रही है, जो रीजनल बोर्ड्स हैं वो अलग कुछ कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी जरूर आनी चाहिए। और टीचर के पोटेंशियल को भी रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है, ताकि वो भी एक प्रकार से इनोवेशन इनकलकेट कर सके स्टूडेंट्स के अंदर में। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल देखिए जीका वायरस से रिलेटेड है। जीका वायरस जो नाम आता है वो जीका फॉरेस्ट से आता है। जीका फॉरेस्ट है युगांडा के अंदर में। पहली बार ये जो वायरस डिटेक्ट किया गया था वो रिसेस मंकी में डिटेक्ट किया गया था 1947 के अंदर में। उसके बाद में 1952 में ये ह्यूमन बींग्स में डिटेक्ट किया गया पहली बार। और ये जो ट्रांसमिट होता है वो होता है इडेस इजिप्टाई जो मॉस्किटो है उससे। आपको याद होगा जो सेम मॉस्किटो डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। होता क्या है, ये काफ़ी तरह के देखिए फिजिकल डिसऑर्डर या फिर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होते हैं नए पैदा हुए बच्चों के कारण में, इस जीका वायरस के कारण में। और जैसे ये देखिए जो कई बार जो सिर का आकार है वो काफ़ी छोटा हो जाता है और कई बार जो ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो पाती, तो ये फ़र्क पड़ता है जीका वायरस से। जीका वायरस के कंसिक्वेंसेस ये होते हैं। अब देखिए जीका वायरस हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के सर्विलेंस सिस्टम ने 3 केसेस उनके सामने आए जीका वायरस से रिलेटेड। गुजरात के अंदर में ये केसेस सामने आए थे और ये केसेस सामने आए नवंबर 2016 से लेके फरवरी 2017 के बीच में। तो देखिए लेकिन एक जो कंसर्निंग बात यह है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये केसेस छुपा के रखे और 15 मई को हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने WHO को इन्फॉर्म किया इन केसेस के बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है वो यही उठता है
इतने लंबे समय तक, ऑलमोस्ट 3-4 महीनों तक या 5 महीनों तक इन केसेस को छुपा के रखने की आवश्यकता थी ही क्या? और एक जो दूसरी कंसर्निंग बात है वो ये है, जो लोग यानी 3 केसेस सामने आए हैं जीका वायरस से इन्फेक्टेड, उनमें से कोई भी या उनका कोई स्पाउस उन देशों की यात्रा नहीं करी थी जहां पे जीका वायरस से रिलेटेड केसेस सबसे ज्यादा सामने आए हैं। समझ गए? मान लीजिए देखिए लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज हैं जैसे ब्राजील या फिर वेनेजुला, वहां पे जीका वायरस से रिलेटेड काफी सामने आए थे। तो अभी हमारे देश के अंदर में जो जीका इन्फेक्टेड जो वायरस मिले हैं, जिन पर्सन्स के अंदर में जो पर्सन्स पाए गए हैं जीका वायरस से इन्फेक्टेड, वो या फिर उनके कोई पति या पत्नी, उनमें से कोई भी नहीं गया उन कंट्रीज में जहां पर ज्यादा केसेस सामने आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या निकल के आता है इसका मतलब? इसका मतलब तो यही निकल के आता है ना कि वहां से कोई पर्सन आया यहां पे, उनकी वजह से इन तीनों पर्सन्स में केस सामने आए हैं। समझ गए? एसेंस समझ गए? इन तीनों में से तो कोई नहीं गया ना, इनकी फैमिली मेंबर गया। तो इसका मतलब साफ साफ यही हुआ ना कि वहां से कोई इन्फेक्टेड पर्सन आया उन कंट्रीज से और उनकी वजह से इन तीनों पर्सन्स का हुआ। तो अब एक जो मेन क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि देखिए वो पर्सन कहां है जिनकी वजह से इन तीनों को जीका वायरस से ये तीनों पर्सन इन्फेक्ट हुए। तो इंडेक्स पर्सन जिनकी वजह से ये फैल रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना काफी जरूरी है। हालांकि अब तो देखिए इनकी वजह से भी फैल सकता है, लेकिन सबसे पहला जो केस था उसको एक प्रकार से रिकॉग्नाइज करना काफी जरूरी है। और अब देखिए WHO ने कहा कि नए केसेस भी सामने आ सकते हैं फ्यूचर में। और अब देखिए जो एक बहुत कंसर्निंग चीज़ ये है कि जो एडिस इजिप्टाई जो मॉस्किटो है ये तो हमारे देश में काफ़ी पाया जाता है। डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस तो काफ़ी सामने आते हैं। तो फिर इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इस पे एक्शंस लेने की आवश्यकता है ताकि और ज़्यादा ये ना फैले। एक तो ये जो है इस मॉस्किटो के कारण में फैलता है ए इजिप्टाई, दूसरा ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी हो सकता है। तो इस मामले में भी WHO को प्रॉपर अवेयरनेस फैलाए जाने की आवश्यकता है। और जो सीक्रेसी जो रखी हेल्थ मिनिस्ट्री ने वो अपने आप में एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर थोड़े और समय के लिए सीक्रेसी रखी जाती, आइसोलेट करके रखा जाता इस केसेस को, तो पब्लिक हेल्थ डिजास्टर हो जाता। तो अब वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए? वे फॉरवर्ड में देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री को सबसे पहले तो अप टू डेट हेल्थ बुलेटिन्स जारी करने चाहिए और एक प्रकार से अवेयरनेस की तरफ काफ़ी कदम उठाने चाहिए ताकि जनता को पता लगे, वो टेस्ट करवाएं क्या वाकई में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जीका वायरस से रिलेटेड। दूसरा देखिए इंडिया की ये एक अहम जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ WHO को बल्कि जो दूसरी ग्लोबल कम्युनिटी है उनको भी इन्फॉर्म रखे जो भी केसेस सामने आए हैं उनके बारे में, ताकि वो एक प्रॉपर ढंग से ग्लोबल रिस्क असेसमेंट हो सके और रिस्क से प्रिपेयर भी किया जा सके अपने आप को। अब देखिए केसेस सामने नहीं आएंगे तो फिर कैसे प्रेशराइज किया जा सकेगा गवर्नमेंट को? मीडिया को नहीं पता लगेगा, मीडिया को नहीं पता लगेगा तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री को जो तत्परता दिखानी चाहिए वो तत्परता ये नहीं दिखा पाते जब तक एक प्रकार से प्रेशर नहीं आता। ऊपर से देखिए ये सेम बात है, अवेयरनेस फैलाए जाने की आवश्यकता है और एजुकेट किए जाने की आवश्यकता है। लास्ट में वही सेम बात आती है कि देखिए इस प्रकार से केसेस छुपा के रखना तो टोटली अनकन्विंसिंग है। होना तो ये चाहिए था जब ये केस सामने आए तो प्रॉपर एक कैंपेन चलाया जाता, सबको बताया जाता कि देखिए ये केसेस सामने आए हैं तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो बताया ही नहीं, तो ये तो समझ से परे है ऐसा डिसीजन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्यों लिया। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ह्यूमन शील्ड से रिलेटेड ये आर्टिकल है, काफ़ी कुछ हमने इस बारे में डिस्कस किया। तो ये जो आर्टिकल है, ये जो इशू है पूरा का पूरा, ये एक पूरा डिबेट इग्नाइट करता है कि हमारे सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है। डिफरेंट नैरेटिव्स आते हैं डिफरेंट वैल्यू फ्रेमवर्क के। जैसे देखिए जो एक वैल्यू फ्रेमवर्क ये कहता है कि देखिए जो मेजर गगोई है उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की जानें बचाई, और एक फ्रेमवर्क ये भी कहता है कि सेमी फ्रेमवर्क का पार्ट है कि जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी डर्टी वार लड़ रही हैं, एसिमेट्रिक वार है। तो एक प्रकार से ऐसी इनोवेशन की आवश्यकता है उस वार को लड़ने के लिए, और जो फोर्सेस हैं उनका मोराल बूस्ट करने के लिए भी ये जरूरी था। और एक उसी फ्रेमवर्क का एक पार्ट है कि देखिए आप कमेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे बैठ के ड्राइंग रूम में कमेंट करना काफ़ी आसान है, जबकि ये आपको पता नहीं है कि उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या प्रॉपर फैक्ट्स थे, क्या और कुछ किया जा सकता था। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं, ये सभी एक ही वैल्यू फ्रेमवर्क का पार्ट है। दूसरा वैल्यू फ्रेमवर्क, दूसरा नैरेटिव क्या कहता है? दूसरा नैरेटिव कहता है कि देखिए आप ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है, रेड क्रॉस भी इसका विरोध करती है। और जो दूसरी बातें हैं कि गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, कश्मीर के जो लोग हैं और ज़्यादा एलियनेट हो जाएंगे, वो तमाम तरह की बातें हमने डिस्कस करी थी। तो नए पॉइंट्स क्या हैं? नए पॉइंट्स ये हैं कि देखिए इस बात को, पूरे इशू को आप ओस्पा से भी रिलेट कर सकते हैं, जो ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है उससे रिलेट कर सकते हैं कि पहले से ज़्यादा मांग चल रही है कि जो ओस्पा है उसको हटाया जाए मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में या फिर कश्मीर के अंदर में। तो इस तरह के केसेस जब सामने आते हैं, जब फोर्सेस इस तरह के ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ओस्पा की डिमांड और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। अगला जो पॉइंट जिससे आप रिलेट कर सकते हो है वो है
कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आर्टिकल नंबर 23 में ये लिखा है कि देखिए ह्यूमन बॉडी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बेचा नहीं खरीदा जा सकता और इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता अपने फ़ायदे के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए। तो इस तरह से जब फोर्सेस खुद ही इस्तेमाल कर रही हैं किसी के ह्यूमन बॉडी को, तो ये आर्टिकल नंबर 23 का उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं के विरोध में है। कुछ लोगों का ये कहना कि वो स्टोन पेल्टर नहीं थे, तो आर्टिकल कहता है कि देखिए सिटीजन तो सिटीजन है, कम सिटीजन ये ज़्यादा सिटीजन कोई नहीं होता। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कम सिटीजन हो कोई ज़्यादा सिटीजन हो। सिटीजन इज सिटीजन, चाहे वो स्टोन पेल्टर हो या कोई भी हो। अगर वो स्टोन पेल्टर है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये एक प्रकार से तरीका नहीं हुआ ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना। उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए ये डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए जो किसी भी सिटीजन की जो बॉडी है उसकी पवित्रता मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि बॉडी की पवित्रता का साफ साफ जो मतलब होता है वो डिग्निटी से होता है। तो डेमोक्रेसी में जब डिग्निटी हर्ट हो जाएगी तो फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। आगे किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं? आगे तो देखिए सिंपल सी बात है कि इस प्रकार के जो केसेस हैं वो ये दिखाते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका ढांचा हमारे देश के अंदर में मजबूत नहीं है। मतलब आप एक छोटे से शॉर्ट नोटिस पे उन फंडामेंटल राइट्स का हनन कर सकते हो। और जो पूरी डिबेट जिस प्रकार से शेप लिया गगोई, इस पूरे केस से रिलेटेड जो डिबेट हमारे देश में शेप ले रही है, वो ये चीज़ भी दिखाती है कि एथिकल डिबेट का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स ही हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देख सकते हो। देखिए जब ये इशू आएगा एथिक्स के अंदर में, तो क्या स्टैंड आप लोगे? देखिए स्टैंड तो क्या वहाँ पे एथिकल इश्यूज बताने होंगे। तो एथिकल इश्यूज तो हम सारे ही बताएंगे जो हमने अभी डिस्कस किए। पॉजिटिव एथिकल इश्यूज भी बताएंगे हम, नेगेटिव एथिकल इश्यूज भी बताएंगे। तो एथिकल इश्यूज हम सारे बता देंगे, एग्जामिनर को लग जाएगा कि सारे जो डायमेंशंस है वो कवर किए हैं। जो एक स्टैंड लिया जा सकता है वो तो एक यही स्टैंड लिया जा सकता है कि देखिए अपने आप में कि कमेंट नहीं किया जा सकता कि उस टाइम पे क्या प्रॉपर फैक्ट थे। जैसे उस दिन हमने एक DS हुड्डा का एक बयान हमने पढ़ा था कि उन्होंने बताया कि देखिए पूरे प्रॉपर फैक्ट्स को जब तक पता नहीं होगा तब तक कमेंट नहीं किया जा सकता। हालांकि देखिए अब तो पता है, लेकिन फिर भी लिखने के लिए हम लिख सकते हैं कि उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि क्या ये भी देखना जरूरी है कि किस प्रकार से उनकी जान बचाई, क्या दूसरा रास्ता उपलब्ध था या नहीं था, सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल थी। तो इस प्रकार से एक कंक्लूजन में लिखा जा सकता है बजाय कि कोई स्टैंड लेने में। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के खिलाफ तो हम अपने आंसर में बिल्कुल भी जा ही नहीं सकते, कल को गवर्नमेंट का हिस्सा होना है। लेकिन एक प्रकार से यूँ लिखना कि बहुत ज़्यादा सही किया था, ऐसा किया था, वो भी हम नहीं लिख सकते। एक तरफा तस्वीर भी हम नहीं पेश कर सकते अपने आंसर्स के अंदर में। तो हमें भी एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आगे देखिए ये जो है हिंदी लैंग्वेज को लेके है। पहले देखिए हमने 19 मई को ये पूरा आर्टिकल विस्तार से डिस्कस किया था, क्या हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो उस समय हमने काफ़ी सारे व्यूज़ डिस्कस किए थे। कुछ जो इन्होंने लिखा था, कहा था कि देश की इंटीग्रिटी बचाने के लिए, यूनिटी बचाने के लिए हिंदी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि उसमें से इन्होंने कहा था कि नंद किशोर पांडे ने कि हिंदी को सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं हमारे देश के अंदर में। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदी को आप अपनाइए, आप अपनी मदर टंग लैंग्वेज को अपनाइए, लेकिन अगर कोई मलयालम या बंगाली आपस में बात करते हैं तो वो हिंदी में करें बजाय कि इंग्लिश में करने के। तो इनके भी अपने ही तर्क थे। तो ये सारे पॉइंट्स हमने 19 मई को डिस्कस किए थे। आज कुछ नए पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की गई थी ऑफिशियल लैंग्वेज के मुद्दे पर। इन्होंने रिकमेंड की एक चीज़ कि CBSE को हिंदी कंपलसरी बनाने चाहिए, CBSE एफिलेटेड जो स्कूल्स हैं 10वीं तक। अब इस बात का पुरजोर विरोध हुआ, बैकलैश हुआ तमिलनाडु की तरफ से। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो डायरेक्शंस दी हैं CBSE को, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आर्टिकल बता रहे हैं। आर्टिकल कहते हैं कि देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी को या फिर CBSE को ये डिसीजन इंप्लीमेंट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट सोच लेनी चाहिए या फिर उस पर विचार कर लेना चाहिए कि 2014 में उन्होंने क्या कहा था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका वर्सेस रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल्स में कहा था कि किसी भी बच्चे को या फिर उनके पेरेंट्स को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती हैं प्राइमरी स्कूल के अंदर में, उसका माध्यम वो चूज कर सकते हैं। यानी प्राइमरी स्कूल्स के अंदर में जो इंस्ट्रक्शंस बच्चों को मिलती हैं वो कौन से माध्यम में मिलनी चाहिए, इंग्लिश, मदर टंग लैंग्वेज या हिंदी, ये पेरेंट्स की मर्जी होनी चाहिए। ऐसा लिखा है साफ साफ आर्टिकल नंबर 19(1)(a) में। तो इस प्रकार से लैंग्वेज इंपोज करना गवर्नमेंट के द्वारा वो अपने आप में फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा। कौन से फंडामेंटल राइट का? आर्टिकल 19(1)(a। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें कही थी कि देखिए आप एक लैंग्वेज प्रमोट तो कर सकते हो, यानी आपको पूरा अधिकार है। अगर आप हिंदी को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप प्रमोट कीजिए, लेकिन आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप उस लैंग्वेज को इम्पोज कीजिए। यानी एक डिफरेंस होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए प्रमोट करने के बीच में और इम्पोज करने के बीच में। आगे देखिए कौन कौन सी दूसरी डेवलपमेंट्स हैं जो जरूरी हैं। आंध्र प्रदेश ने एक प्रकार से अनाउंस किया ये चीज़
कि देखिए तेलुगु लैंग्वेज में काफ़ी सारे वर्ड्स मिलते नहीं हैं, तो उन वर्ड्स को जब बोलना होता है तो तेलुगु जो नेटिव लोग हैं उनको बोलने के लिए इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो तमिलनाडु जो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया कि जो एक प्रकार से इंग्लिश वर्ड्स यूज होते हैं आज तेलुगु लैंग्वेज में, उनको रिप्लेस करने के लिए नए तेलुगु वर्ड्स बनाए जाएंगे। समझ गए? यानी एक प्रकार से कई तेलुगु वर्ड्स मिलते नहीं है तेलुगु लैंग्वेज में, तो उनको यूज करने के लिए, वो चीज़ बोलने के लिए इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि हम नए तेलुगु वर्ड्स का इस्तेमाल, एक प्रकार से नए तेलुगु वर्ड्स बनाएंगे ताकि इंग्लिश वर्ड्स को रिप्लेस किया जा सके। और इसके अलावा जो केरला की गवर्नमेंट ने भी एक चीज़ कही कि वो अब एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में मलयालम ही उनकी सोल लैंग्वेज रहेगी, एकमात्र लैंग्वेज रहेगी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक बात ये भी कही कि देखिए इंग्लिश को रिटेन किया जाएगा लिंक लैंग्वेज के तौर पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करना है या फिर आउटसाइड वर्ल्ड से डील करना है तो। लेकिन पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब भी उनके घरेलू काम होगा, यानी केरला के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम होगा वो सारा का सारा मलयालम में होगा। और एक और जो डेवलपमेंट है वो देखिए 11 अप्रैल को देखने को आई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उनको आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने एक जजमेंट जो दी है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो आप उस केस पे दोबारा से विचार कीजिए, दोबारा से हियरिंग कीजिए उस चीज़ की। ये देखिए दोबारा से ड्राफ्ट कीजिए। ये हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये एक जजमेंट दी थी, उसकी वर्डिंग इस प्रकार से है। देखिए कुछ भी नहीं समझ में आएगा कैसी है। हाउएवर द लर्न्ड काउंसिल कैन नॉट ड्राइव द फुलेस्ट सकर, मतलब पूरी जब आप पढ़ के देखोगे ना कोई मतलब निकलेगा ही नहीं इस पूरी बात का। तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट थी उनको कहा कि देखिए आपने जजमेंट दे तो दी लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो दोबारा से ड्राफ्ट कीजिए या फिर दोबारा से हियरिंग कीजिए इस पूरे केस के ऊपर में। तो यही लैंग्वेज से रिलेटेड इशू है। तो देखिए अब जुडिशरी में क्या लैंग्वेज का क्या स्टेटस है। जुडिशरी में देखिए आर्टिकल नंबर 348(1) क्या ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और इसके साथ साथ जो बिल ड्राफ्ट किए जाते हैं या ऑर्डर आते हैं उनमें इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक 348(2) जिसको देखा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंदर में, उन्होंने यह भी कहा कि देखिए हाई कोर्ट्स के अंदर में हिंदी या फिर कोई दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इंग्लिश के साथ साथ, इंग्लिश के अतिरिक्त। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ इंग्लिश का इस्तेमाल होगा, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। यानी आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आप किसी दूसरी भाषा में केस फाइल करते हो तो आपका केस एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ एक संविधान के अनुसार सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज है। लेकिन संविधान में बदलाव किया गया था आर्टिकल नंबर 348(2) और सेक्शन 7 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को आप छोड़ दीजिए, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर में आप हिंदी या फिर दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो इंग्लिश के साथ साथ। और ऐसा ही हुआ बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट्स में, वहां पे अब हिंदी का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट्स ने परमिशन मांगी तमिल, गुजराती या फिर हिंदी के इस्तेमाल के लिए तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो आर्टिकल ये कहता है कि देखिए जब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी अपनी देखिए जब रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, जब तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, केरला में जो मलयालम लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर दिक्कत ही क्या है। आप हाई कोर्ट में भी एक प्रकार से अनुमति दे दीजिए ना, जब जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उनकी इस्तेमाल की अनुमति दे दीजिए। तो फिर देखिए दूसरे इशू सामने आते हैं, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हाई कोर्ट के एक जज की ट्रांसफर कर दी जाती है दूसरे हाई कोर्ट के अंदर में, तो किस प्रकार से वो जज हैं वो सिचुएशन को हैंडल करेंगे। क्योंकि देखिए और किस प्रकार से अगर मान लीजिए किसी एक हाई कोर्ट के जज को सारा का सारा जो हाई कोर्ट की जो मान लीजिए एक प्रकार से वर्किंग है वो रीजनल लैंग्वेज में होगी, तो कैसे उनका एलिवेशन होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो पूरा का जो पूरा सिस्टम है वो एक प्रकार से चरमरा जाएगा। इसीलिए नए हाई कोर्ट्स में इस प्रकार से रीजनल लैंग्वेज के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा रही है। आगे वे फॉरवर्ड में क्या आता है, आज 50 साल हो गए, हमारे लैंग्वेज पॉलिसी में बदलाव की आवश्यकता है, जो पार्ट 17वां है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन आर्टिकल जिन्होंने लिखा वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी जो एक प्रकार से चक्कर है उसको रीइन्वेंट कर दीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक काम कीजिए कि आप अनुमति दे दीजिए डिफरेंट गवर्नमेंट्स को कि आप वो पूर्णतः अपनी मदर टंग जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश के साथ में। और जबकि हिंदी का आप इस्तेमाल करें इंटरनेशनल मंच पर, बड़े लेवल्स पर, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, सेरेमोनियल ओकेजन्स के लिए, ताकि हिंदी तो हमारी प्राइड है, हिंदी भारतीयता को दर्शाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी को इम्पोज करें दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स पे। उनको अनुमति पूरी होनी चाहिए कि वो मदर टंग लैंग्वेज प्लस में इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकें, जबकि हिंदी को हमारी प्राइड के लिए प्राइड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल था। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं हम।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये नहीं है। देखिए ये कहते हैं कि मनी किस प्रकार से फ्लो होती है, काफ़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मनी फ्लो होती है। कई बार जो किसी, अगर मान लीजिए इंडिविजुअल केस की, इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो कई बार कर्ज हो जाता है, कई बार फाइनेंशियल एसेट को कोई इंडिविजुअल खरीदता है, तो पूरी ये सारी जो चीज़ें हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आ जाती हैं। और जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, यानी जो मनी का फ्लो है, वो एक प्रकार से पूरे सिस्टम का लाइफ ब्लड है। समझ गए? पूरा सिस्टम जैसे हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, वो ठीक उसी तरह जो ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें ये मनी फ्लो कर रहा है। कोई भी चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं तो मनी फ्लो हो जाता है। फिर ये कहते हैं कि देखिए ये जो पूरा सिस्टम है उसमें जो ये ट्रांजैक्शंस अंकित होनी चाहिए उस हिसाब से अंकित नहीं हो पाती, रजिस्टर नहीं हो पाती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कहते हैं, हमारे देश में जब देखिए पहली बार प्रॉपर्टी का निर्माण होता है तभी वो जीडीपी के अंदर में अंकित होता है, क्योंकि हमारे देश में जो नेशनल अकाउंट्स हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, वो जीडीपी के दृष्टिकोण से ही किए जाते हैं। पहली बार जब कोई प्रॉपर्टी बनेगी तो वो आएगी जीडीपी के आंकड़ों के हिसाब से नेशनल अकाउंट्स में आएगी, लेकिन दूसरी बार खरीदी और बेची जाएगी तो वो जीडीपी में नहीं आएगी, तो क्योंकि वो पहले से वो उसको जीडीपी के आंकड़ों में एक प्रकार से काउंट किया जा सका है, और इसीलिए वो नेशनल अकाउंट्स में भी नहीं आती। तो दोनों चीज़ों को अलग अलग किए जाने की आवश्यकता है, जीडीपी आंकड़ों को और नेशनल अकाउंट्स को, कि कैसे मनी का फ्लो हुआ। समझ गए? हमारे देश में जो डेटा जो कलेक्ट किया जाता है वो जीडीपी कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, यानी कॉन्सेंट्रेट जीडीपी को किया जाता है, फिर ही वो डेटा को इकट्ठा किया जाता है, जबकि मनी के फ्लो को नहीं देखा जाता। और कुछ देखिए, फिर इन्होंने आरबीआई ने कुछ डेटा पब्लिश किया था 1955 से 2014 के डेटा को इन्होंने कंसिडर किया और उसको एग्जामिन करके उन्होंने कुछ सारी डिडक्शंस निकाली जिन्होंने आर्टिकल लिखा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने डिडक्शंस निकाली। ये कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट नेट डेफिसिट सेक्टर है, और हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो नेट क्रेडिटर है, यानी जो बैंकों के पास में पैसा आता है वो हाउस होल्ड से आता है, उनकी सेविंग से आता है, जबकि गवर्नमेंट तो हमेशा डेफिसिट में रहते हैं, उनको उधारी लेनी पड़ती है। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट डेफिसिट उनके पास में है, लेकिन एक प्रकार से गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है, गवर्नमेंट के पास में भी बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। उसके बाद में कहते हैं कि देखिए लिबरलाइजेशन के बाद में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है इस पूरी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर में, और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है उसको दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है, और इसके लिए तो कम से कम डेटा हमारे पास में ठीक तरह से अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन पब्लिक डोमेन में है नहीं डेटा। और हमने तो पूरे डेटा को एक प्रकार से आर्टिकल जिन्होंने लिखा वो कहते हैं कि आरबीआई से जो पब्लिश करा उसको देख के काफ़ी चीज़ें डिडक्शंस निकाली, और भी ज़्यादा डिडक्शंस निकाली जा सकती हैं, और काफ़ी ज़्यादा हैवी डेटा है। फिर ये कहते हैं कि 2010 के बाद में जो बैंकिंग में पैसा आ रहा है वो बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, एनआरआई का पैसा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। पहले तो सिर्फ डोमेस्टिक रूप से हाउस होल्ड्स का पैसा आता था। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है हाउस होल्ड्स पैसे के ऊपर में, जबकि पहले प्राइवेट सेक्टर जो रिलाई करता था सिर्फ बैंकों के पैसे पे, यानी लोन पे रिलाई करता था। आज हाउस होल्ड्स पे जो कि इनकी शेयर्स में खरीदते हैं वहाँ से इनको पैसा मिलता है, जबकि पहले सिर्फ जो इनको पैसा मिलता था वो बैंक से मिलता था। तो कोई खास नहीं है, इन चीज़ों पे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, मेंस में तो बिल्कुल ही नहीं बनते देखिए, और जबकि प्रीलिम में क्वेश्चंस इसलिए नहीं बनते क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट का डेटा नहीं है ना। जिन्होंने आर्टिकल लिखा उन्होंने अपने आप से कुछ डिडक्शंस निकाले, हमें पता नहीं वो डिडक्शंस गलत हैं या सही हैं, अखबार में पब्लिश हो गए। देखिए जो डेटा होता है वो गवर्नमेंट का डेटा, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ये सब जो डेटा होता है वो ऑथेंटिक डेटा होता है, उन पर क्वेश्चंस फिर भी बन सकते हैं। ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने कुछ डिडक्शंस निकाली किसी पर्टिकुलर डेटा पे, तो उस पर क्वेश्चंस नहीं बन पाते, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।